हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। भाई हम लोग आज यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 में 32,679 पोस्ट पे वैकेंसी आया है, उसके बारे में बात करेंगे भाई डिटेल में कि कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कब तक फॉर्म है, सब बात करेंगे। तो चलिए, आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट प्रमोशन बोर्ड यूपीपीपीआरबी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 32,679 पोस्ट पे स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि पोस्ट अपडेट डेट 31/12/2025 को ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पोस्ट वो दिया हुआ है पोस्ट के बारे में कि वो दिया नोटिफिकेशन आउट हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन बिगिन। ठीक है, शुरुआत एप्लीकेशन बिगिन कब से हुआ है? 31/12/2025 को। लास्ट डेट अप्लाई का, यानी आप अप्लाई लास्ट डेट कर सकते हैं 30/1/2026, यानी 30 जनवरी 2026 तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट पे करने का एग्ज़ाम फीस वो 30/1/2026 तक है। करेक्शन डेट वो बता दिया जाएगा शेड्यूल के अनुसार। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट भी जो है वो शेड्यूल के अनुसार बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल होगा एग्ज़ाम में, वो भी नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा। अब देखते हैं कितना पैसा लगेगा। तो यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी होता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इन तीनों के लिए जो है 500 रुपये लगेंगे। इन तीनों को 500 रुपया देना पड़ेगा। एससी एसटी को 400 रुपया देना पड़ेगा। आप जो है पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई फी मोड में आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट जो होना चाहिए 1/7/2025, यानी 1 तारीख 7वां महीना 2025 के अनुसार ये लेगा। मिनिमम एज जो है 18 साल है, वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए मिनिमम एज 18 साल है। मैक्सिमम एज 22 ईयर फॉर मेल, यानी 22 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए मेल का, और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए वो 25 साल होना चाहिए। ठीक है, अब आगे एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आगे बात किया गया। यू आर मेल कैंडिडेट एज बिटवीन, यू आर को कभी भी जो है ये नहीं मिलता है, छूट नहीं मिलता है। 2/7/2003 से और 1/7/2003, 1/7/2007 कहा गया। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जिसका एज 2/7/2003 से अगर कम होगा, ठीक है, अगर पीछे होता है तो उसको फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, ओबीसी एससी एसटी मेल कैंडिडेट एज बिटवीन 2/7/1998 से 1/7/2007। आप देख लीजिए, यूआर में और ओबीसी एससी एसटी में 5 साल का गैप है, यानी इसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यूआर फीमेल कैंडिडेट एज बिटवीन 2/7/2000 से 1/7/2007 तक है। ओबीसी एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट एज बिटवीन 2/7/1995 से 1/7/2007। यानी कि एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि जो मेल कैंडिडेट है उसमें यूआर को कोई छूट नहीं है, ओबीसी एससी एसटी को 5 साल का छूट है, लेकिन यूआर में फीमेल को 3 साल का छूट होता है। और इधर से भी आप देख सकते हैं 5 साल का छूट, दोनों के डिफरेंस देख रहे हो, 1995 है 2000। तो ओबीसी वाले को, एससी एसटी को ये मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे लिखा भी हुआ है एज रिलैक्सेशन एज पर यूपी पुलिस यूपीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 रूल के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पोस्ट है, टोटल 32,379 पोस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट नेम क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो आगे देखिए, पोस्ट नेम है यूपी पुलिस कांस्टेबल, 32,379 पोस्ट है। अब आगे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी होता है जिसपे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो क्या होना चाहिए। तो याद रखिए 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम से पास हो, इंडिया में कहीं भी कोई भी स्ट्रीम से पास हो, उस पर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स हम लोग देखते हैं।
देखिए यहाँ पे यूआर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल सिविल पुलिस। सिविल पुलिस मेल या फीमेल का है। यूआर में 4191 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1046 पोस्ट है, ओबीसी में 2824 पोस्ट है, एससी में 2198 पोस्ट है, एसटी में 208 पोस्ट। यानी टोटल जो है, टोटल मेल कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल और फीमेल दोनों के लिए टोटल पोस्ट जो है वो 10,669 है। कांस्टेबल पीएससी या आर्मेड पुलिस मेल ओनली, ओनली फॉर मेल के लिए है, ठीक है। यूआर जो है 6060 है, ईडब्ल्यूएस 1512 है, ओबीसी 4083 है, 3176 एससी है, एसटी जो है 300 है। तो टोटल मिलाकर जो है कांस्टेबल आर्म्ड पुलिस मेल के लिए 15,131 है। कांस्टेबल स्पेशल फोर्स बटालियन मेल ओनली के लिए क्या है, टोटल देख लेते हैं। 1341 पोस्ट है, जिसमें यूआर का 538 है, ईडब्ल्यूएस का 134 है, ओबीसी का 362 है, एससी का 281, एसटी का 26 है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे देखिए लिखा हुआ है कांस्टेबल फीमेल बटालियन, और ये बटालियन 3 जगह पे दिया जाएगा फीमेल के लिए, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर। इसमें जो है यूआर का समझ लीजिए कि 916 है, ईडब्ल्यूएस का 228 है, 615 जो है ओबीसी का है, एससी का जो है 478 है, और 45 एसटी का है। यानी टोटल मिला के 2282 पोस्ट है फीमेल के लिए, लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर से बटालियन के लिए। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कांस्टेबल हॉर्समैन मेल ओनली, यानी हॉर्समैन के लिए, मेन ओनली के लिए जनरल से 30 है, ईडब्ल्यूएस से 7 है, 19 जो है ओबीसी है, 14 एससी है, एसटी 1 है। टोटल मिला के 71 पोस्ट है। जेल वार्डन मेल 1314, यूआर 327, ईडब्ल्यूएस 885, ओबीसी 688, एससी और 65 एसटी है। टोटल मिला के 3,279 पोस्ट है। जेल वार्डन फीमेल के लिए 44 जो है आपका यूआर है, 10 ईडब्ल्यूएस है, 28 ओबीसी है, 22 एससी है और 2 एसटी। टोटल कुल मिला के 106 है। और इसी प्रकार से आपका पोस्ट जो है वो कितना हो गया, कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल फीमेल के लिए 10,469 है, कांस्टेबल पीएससी आर्मेड फोर्स मेल ओनली 15,131 है, कांस्टेबल स्पेशल फोर्स बटालियन मेल ओनली 1,341 है। आगे देखिए, कांस्टेबल फीमेल बटालियन लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर के लिए 2282 है, कांस्टेबल हॉर्समैन और मेल ओनली इसके लिए 71 है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ जेल वार्डन मेल टोटल 3,279 है, और जेल वार्डन फीमेल टोटल जो है आपका 106 है, जो टोटल 32,379 पोस्ट होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यूपी कांस्टेबल का फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स, ठीक है। देखिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है, 2 प्रकार के होते हैं मेल और फीमेल में। अब चलिए अब देख लेते हैं हाइट। हाइट देख लेते हैं। हाइट जो है मेल का हाइट 168 होना चाहिए सेंटीमीटर, 160 एससी के लिए। देखिए 168 जो है ये यूआर के लिए है, ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आ जाता है। 160 जो है सिर्फ एसटी के लिए है, ठीक है। यानी कि इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एसटी के लिए 160 है, उसके बाद यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी इन चारों के लिए 168 है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ 168 किसके किसके लिए, तो 168 जो है वो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए जो है 160 है। अब फीमेल में देख लेते हैं। फीमेल में जो है उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, एससी के लिए 152 है और एसटी के लिए 147 है, ठीक है। चेस्ट जो है वो मेल के लिए 79 से 84 होना चाहिए, और एसटी के लिए 77 से 85 होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। आगे देखिए रनिंग क्या है। रनिंग के लिए तो जो है मेल में 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप लोग तैयारी इसका अच्छा से कीजिएगा। और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर जो है 14 मिनट में दौड़ना है, तो महिला का थोड़ा सा कम है, इसीलिए महिला का देखिए 2.4 किलोमीटर जो है आपको
14 मिनट में दौड़ना है। तो आप लोग इसका अच्छा से तैयारी कीजिएगा। आगे देखते हैं आप लोग फॉर्म कैसे फिलअप कर पाइएगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करना। किसी भी फॉर्म एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है रजिस्ट्रेशन। इसमें OTR रजिस्ट्रेशन होता है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, आगे डिटेल से हम लोग जानेंगे। देखिए, ईच एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर विथ अ यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल नंबर विच विल बी अनचेंजेबल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रोसेस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक जो आपके पास नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा, एक ऐसा प्रॉपर नंबर दीजिएगा और ईमेल आईडी जिस पर मैसेज ज़्यादा ना गिरता हो। तो उस ईमेल आईडी पर दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है। Applicants can complete their registration with आधार कार्ड, डिजीलॉकर या ड्राइविंग लाइसेंस, पेन या पासपोर्ट से। आप लोग इस जब सब चीज़ से कीजिएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ओनली द डिटेल्स रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर OTI पर्पस। OTR पर्पस के लिए, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको बोला जाता है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। The applicant's name, gender, date of birth entered during the registration process must exactly match in the inform in matriculation high school सर्टिफिकेट। इसका मतलब कहने वाला ये बात है कि जो आपका नाम है, जो आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके मैट्रिकुलेशन से मैच होना चाहिए, ठीक है। आप गलत मत भरिएगा, उसको बारीकी से देख कर भरिएगा। आगे लिखा हुआ है, इफ़ मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल डिटेल्स कैन नॉट बी फेच्ड फ्रॉम डिजी लॉकर एप्लीकेंट्स कैन मैन्युअली इंटर द इन्फॉर्मेशन। अगर मान के चलिए डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होता है, अगर उस पर आपका ये सब मैट्रिकुलेशन या हाई स्कूल डिटेल्स नहीं डाला हुआ है तो आपको खुद से डालना होगा, ठीक है। ये चीज़ बताया गया। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन OTR। आप जब इसको क्लिक करके आप जब खोलते हैं तो देखिए, जब आप लोग खोलिएगा तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा और इसमें महत्वपूर्ण निर्देश लिखा हुआ है, इसको अच्छा से पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक आवेदक को एक ईमेल आईडी, यूनिक नंबर, मोबाइल नंबर पंजीकरण दिया देना होगा जो प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तनीय होगा, ठीक है। अपना आवेदन जो है पंजीकरण वो डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट का उपयोग करके पूरा कर सकते हैं। यानी ये किसी भी चीज़ का आप लोग उपयोग करके पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और जो है केवल 10वीं स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र के अंकित विवरण ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR में मान्य होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 2-3 बातों का आपको याद रखना है। एक तो अच्छा से ईमेल आईडी देना है, अच्छा नंबर देना है, डिजी लॉकर में आप लोग कोई भी आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पेन हो, पासपोर्ट हो, इस सब चीज़ से अपना OTR कर सकते हैं। 10th वाले से अपना OTR कर सकते हैं। और नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब मेल होना चाहिए। जब उसके बाद जब आप लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे ओके टिपिएगा। जब आप लोग ओके ओके कीजिएगा तो आगे का ऐसा लॉगिन फेस खुलेगा, ठीक है। ऐसा खुलेगा, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर न्यू यूजर क्रिएट वन टाइम OTR। इस पर क्लिक हेयर कीजिएगा। क्लिक हेयर कीजिएगा तो यहाँ पे दिया रहेगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इसमें डालना है और जो ईमेल आईडी वैलिड होगा, जो आपके पास मोबाइल में होगा, वो डालिएगा और यहाँ पे OTP गिराइएगा। OTP गिरेगा, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर OTP गिरेगा और यहाँ से करके वेरीफाई एंड प्रोसीड। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई एंड प्रोसीड। वेरीफाई एंड प्रोसीड करके सत्यापन ये करना है। ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद सत्यापन वाला आपका ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये फॉर्म फिलअप करना है इसका, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें, अब हम लोग इसके विषय के बारे में जानते थे कि कौन कौन सा विषय में इसका एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम जो होता है 4 तरीके से होता है। एक सामान्य ज्ञान होता है, एक सामान्य हिंदी होता है, एक संख्यात्मक मानसिक योग्यता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स, मानसिक अभिरुचि, बल बुद्धि एवं तार्किक क्षमता, ये रीजनिंग हो गया, ठीक है। ये जीके हो गया। ये कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, जो 150 अधिकतम अंक जो है 300 अंक होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होंगे। जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होंगे। अब देख लेते हैं सामान्य ज्ञान में क्या होता है। तो सामान्य ज्ञान में बहुत सारा आपका विषय है, सभी प्रकार के विषय, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिक भारत, ये सब जिस प्रकार के हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूपी के बारे में भी आपको पढ़ना है,
ठीक है। यूपी के बारे में पढ़ना है, महत्वपूर्ण बात सब पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है, विमुद्रीकरण पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व में मानसिक समस्या के विषय, यानी आपको हर प्रकार के चीज़ों को पढ़ना होगा, स्टैटिक्स भी पढ़ना होगा और इसके अलावा आप लोग को करेंट अफेयर भी पढ़ना होगा। अब आगे देख लेते हैं दूसरा नंबर सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला हो गया, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थ वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार आदि। तीसरा जो है अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनके प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा का पुरस्कार, विविध, बहुत सारे चीज़ पढ़ना है आपको। मैथ्स में तो आप जानते ही हैं, मैथ्स में जिस प्रकार से सभी परीक्षा के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डिसिमल फ्रैक्शन हो गया, हाइट एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको एलसीएम एचसीएफ कहा जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ, तो ये सब पढ़ना है। ठीक है। रीजनिंग में क्या है, सिंबल रिलेशनशिप, परसेप्शन, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंटेंस टेस्ट, डायरेक्शन, ये सब पढ़ना है। ठीक है। और रीजनिंग में और भी सारे, जैसे रिलेशनशिप पढ़ना है, ठीक है, सीरीज कम्प्लिकेशन पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट्स पढ़ना है, टाइम सीक्वेंस पढ़ना है, वेन डायग्राम पढ़ना है, तो इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, एनालॉगी पढ़ना है, सिमिलरिटीज़ पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग को अच्छा से अपना तैयारी करना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊं और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, अगर इसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं एक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और आप लोग चाहते हैं कि आपका मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का अगर मैं वीडियो बनाऊं तो क्वेश्चन के लिए, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग पढ़ाई से अच्छा तरीक़ा से कर सकते हैं, तैयारी में आपको सुविधा मिलेगी। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी सारे नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही मैं देते रहूँ। ठीक है। थैंक यू।